हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक चौधरी इन केमिस्ट्री। आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में जो टॉपिक है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन उनको डिस्कस करेंगे कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है। जहां हमें किसको डिस्कस करना है, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर या nth ऑर्डर। तो आज का जो हमारा फोकस रहने वाला है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे रहने वाला है। और विदाउट डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हम इसके क्या करेंगे, जो भी इससे रिलेटेड फॉर्मूलाज हैं और जो भी इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स है वो करेंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, स्पेशली नीट के बच्चे हैं, उनको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आती है। तो मैंने स्पेशली उन बच्चों के लिए क्या किया है, ये वीडियो बना दिया है कि वो विदाउट यूज ऑफ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के रिलेटेड फॉर्मूलाज या उससे जो भी न्यूमेरिकल्स है उनको सोल्व करते हैं। तो इसको पढ़ने के लिए ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, कोई भी ऑर्डर हो रिएक्शन का, उसको समझने के लिए हमें पहले कुछ मैथमेटिक्स सीखनी पड़ेगी जो हम 9th-10th में पढ़ते हैं। तो चलिए उसकी जो मैथमेटिक्स है हम एक बार थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं, जो मैथमेटिक्स इसमें इन्वॉल्व होने वाली है। तो चलिए, तो सबसे पहले मैथमेटिक्स इन्वॉल्व इन केमिकल काइनेटिक्स में मैं आपको थोड़ा ग्राफ बता दूं कि ग्राफ कौन क्या क्या ग्राफ यूज हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो ग्राफ है, मैं सबसे पहले इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन को डिस्कस कर लेता हूं। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, जो कि आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा था कि इक्वेशन जो होती है स्ट्रेट लाइन की वो क्या होती है जी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये हमको क्या पता है, ये इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन की, जहां पर y और x क्या है, एक्सिस होते हैं, और m क्या है यहाँ पर, वेयर m, अगर हम m की बात करें तो m क्या होता है आप सबको पता है, स्लोप होता है। और अगर मैं हिंदी में कहूं, स्लोप का मतलब होता है ढलान कितनी है इनकी, तो m क्या है, स्लोप। स्लोप का मतलब अगर हिंदी में कहूं तो ढलान। अब इसको कैसे निकालते हैं कि dy अपॉन dx कितना है, मतलब कितना y में चेंज हुआ है x के साथ, और y और x क्या है, एक्सिस है। अब हम बात कर लेते हैं c की क्या बात है जी, c जो होता है इसको हम इंटरसेप्ट कहते हैं इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन में, इंटरसेप्ट, ठीक है। ये अब ये इंटरसेप्ट क्या होता है, ये वो पॉइंट है या ये वो डिस्टेंस है y एक्सिस की जिसपे क्या करेगा, x एक्सिस को कट करेगा। मतलब y एक्सिस जो है x एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा उसको हम क्या कहते हैं, इंटरसेप्ट। तो इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं जी इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन का, तो देखिए मान लीजिए आपके पास ये मैंने ग्राफ लिया है, ये आपके पास y एक्सिस रहेगा, ये आपके पास y एक्सिस है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास x एक्सिस है, ठीक है। अब मान लीजिए आपको इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी जो है वो क्या है कि जो स्लोप की पॉसिबिलिटी क्या है, जो स्लोप है यहाँ पर m जिसको हम कह रहे हैं वो या तो पॉजिटिव होगा या फिर वो नेगेटिव होगा स्लोप, या फिर स्लोप का वैल्यू 0 रहेगा। यही तीन कंडीशन है कि m की तीन ही वैल्यूज हो सकती है स्लोप की। अगर स्लोप पॉजिटिव है, अगर स्लोप पॉजिटिव है, ठीक है, तो पॉजिटिव है तो मतलब स्लोप पॉजिटिव है, तो मतलब क्या हो रहा होगा, y बढ़ रहा होगा x के साथ। अगर स्लोप का वैल्यू पॉजिटिव है तो मतलब क्या है, y x के बढ़ाने से क्या हो रहा होगा, y इंक्रीज हो रहा होगा x के बढ़ाने से, और स्लोप का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो ग्राफ किस तरीके का आएगा, तो ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन में। अब यहाँ पर क्या है, स्लोप का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। देखिए आप अगर यहाँ से देखो तो आप x इंक्रीज हो रहा है, यहाँ से देखो तो y इंक्रीज हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पे जाते जा रहे हो तो आपका क्या हो रहा है, y इंक्रीज हो रहा है, और साथ में क्या हो रहा है, x इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला कि स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, मतलब dy अपॉन dx क्या है, पॉजिटिव है। अब बात करते हैं इंटरसेप्ट की। इंटरसेप्ट का जो वैल्यू होगा, मैंने क्या कहा था, ये वो पॉइंट होगा या डिस्टेंस होगा y एक्सिस पे जिसपे कौन कट करेगा, x एक्सिस कट करेगा। अब देखिए यही वाला पॉइंट है, अगर मैं इस वाले पॉइंट को ले लूं, इसी पॉइंट पे तो क्या हो रहा है, y एक्सिस x एक्सिस को कट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर x का वैल्यू क्या है, 0, इसी पॉइंट पे ही तो कट कर रहा है। तो यहां से लेके यहां तक की जो वैल्यू है, यहां से लेके यहां तक की जो वैल्यू है वो आपकी क्या है, वो इंटरसेप्ट की वैल्यू है, ठीक है। तो पहले तो मुझे ये समझ आ गया, ये c क्या है, ये इंटरसेप्ट है, ये इंटरसेप्ट है। तो ये बात हो गई जब इंटरसेप्ट की कुछ वैल्यू है और m क्या है, पॉजिटिव, मतलब स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। अब बात करते हैं अगर स्लोप जो हो जाए नेगेटिव हो जाए, पॉजिटिव की बात कर ली इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन में, अगर स्लोप क्या हो जाए,
नेगेटिव हो जाए, तो नेगेटिव होगा तो क्या करेंगे हम, यही सेम वाई एक्सिस लेंगे, ये एक्स एक्सिस रहेगा। अब देखिए स्लोप नेगेटिव है, अगर ये नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है, वाई क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा किसके साथ, एक्स जब बढ़ रहा होगा, मतलब ये नेगेटिव हो रहा होगा किसके बढ़ाने से, एक्स को। अगर एक्स बढ़ रहा है तो वाई क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। तो मतलब क्या होगा, अगर मैं इस तरीके से ड्रॉ कर दूं तो ये देखो इसमें y का वैल्यू क्या हो रहा है, अगर हम नीचे की तरफ जाएं तो डिक्रीज होगा, और x अगर आप यहां से देखें तो इंक्रीज हो रहा है। तो यहां पर ये क्या है, m जो है मतलब स्लोप जो है वो क्या है, नेगेटिव है, और इंटरसेप्ट का वैल्यू क्या रहेगा, इस ओरिजिन पॉइंट से, जो ये ओरिजिन पॉइंट है यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगा, आपका इंटरसेप्ट, ये c की वैल्यू रहेगी। तो ये आ गया ग्राफ, जब क्या होगा, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन की स्लोप क्या होगी, पॉजिटिव। ये ग्राफ कब का है, जब इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन में स्लोप की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। अब बात करते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि y अगर कांस्टेंट रहे, मतलब मैंने एक और ग्राफ ले लिया इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन में, और मैं क्या कह रहा हूँ, y एक्सिस ये है, वही सेम बात रखिए, ये x एक्सिस है, ठीक है। और अगर मैं कुछ इस तरीके का ग्राफ ड्रॉ कर दूं, इस तरीके का, तो इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब ये है कि y चेंज नहीं हो रहा है, y क्या है, चेंज नहीं हो रहा है, y चेंज नहीं हो रहा है x एक्सिस को बढ़ाने से, y चेंज नहीं हो रहा है x को बढ़ाने से। तो इसका मतलब क्या है, स्लोप का वैल्यू आपका क्या है, 0 है, स्लोप का वैल्यू क्या है, 0 है, मतलब y एक्सिस में कोई चेंज नहीं आ रहा, आप x कितना भी इंक्रीज करिए तो स्लोप का वैल्यू क्या हो गया आपका, नेगेटिव। और इंटरसेप्ट का वैल्यू जो है वो कुछ ना कुछ रहेगा, वो यहां से यहां तक का वैल्यू जो है वो क्या है, जैसे इसमें रहता था, ये इंटरसेप्ट का वैल्यू दे देगा आपको यहां से इस ओरिजिन पॉइंट तक, तो ये आपका सी रहेगा। तो ये आपका आ गया, और साथ ही साथ ये क्या बता रहा है, y क्या है, कांस्टेंट है, मतलब क्या है, ये जो है ये चेंज नहीं हो रहा है, तो y क्या है यहाँ पर, y जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, और x के बढ़ाने से, तो इसका मतलब क्या है, dy अपॉन dx क्या है आपका, जिसको मैं स्लोप कह देता हूं, जिसको मैंने स्लोप कहा है वो क्या है आपका, कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये 3 ग्राफ बनेंगे इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन में, ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये क्या है जी, ये इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन है, कब, जब पॉजिटिव स्लोप है, ये कब है, ये जब नेगेटिव स्लोप है, और ये कब है, जब कांस्टेंट है, मतलब स्लोप क्या है, 0 है, मतलब चेंज नहीं हो रहा है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं पैराबोलिक इक्वेशन को, पैराबोलिक इक्वेशन क्या होता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैराबोलिक इक्वेशन, ठीक है जी। पैराबोलिक इक्वेशन में क्या होता है, तो चलिए जी, अब इक्वेशन ऑफ पैराबोला पहले तो पता होनी चाहिए, पैराबोलिक इक्वेशन कह लीजिए, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है। हम मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा रहे हैं, हम केमिकल काइनेटिक्स में जो है इन्वॉल्व होने वाले मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। तो पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वेयर, ये क्या रहेगा, ये इक्वेशन होती है जी किसी भी पैराबोलिक इक्वेशन की। अब देखिए, अगर आप x को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, अगर x का वैल्यू आपने 0 रखा तो y का वैल्यू क्या आएगा, 0। अगर x का वैल्यू 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, तो y का वैल्यू भी 1 आएगा। लेकिन जैसे ही आप 2 रखोगे x की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका स्क्वायर करोगे 4, तो y का वैल्यू क्या आएगा, 4 आएगा। तो मतलब आप क्या देख रहे हैं, अगर इस इक्वेशन में देखें तो x के बढ़ाने से, अगर मैं x यहाँ पे बढ़ा रहा हूं तो y का वैल्यू क्या हो जा रहा है, y का वैल्यू क्या हो रहा है, डी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि x का जो स्क्वायर करेंगे तो वो y के बराबर आएगा, ठीक है। तो x के बढ़ाने से क्या हो रहा है, y इंक्रीज हो रहा है। तो अगर आप देखें तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, तो ग्राफ कुछ इस तरीके का ही बनेगा, ठीक है जी। ये y एक्सिस रहता है आपका, ये x एक्सिस आपने मान लिया, ठीक है, ये सब आपको पता है। इधर नेगेटिव x होता है, इधर प्लस x, इधर क्या होता है माइनस x, इधर माइनस y होता है जी, इधर आपका माइनस y रहेगा। अब देखिए ये ओरिजिन है जी, ठीक है। अगर x का वैल्यू आपने 0 रखा तो 0 ही आएगा, अगर x का वैल्यू 1 रखा तो यहाँ पर 1 यहाँ पे आएगा, अगर x का वैल्यू आपने 2 रखा तो y का वैल्यू क्या आएगा, 4 आएगा, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे चले जाएगा। ऐसे ही आपने 3 रखोगे तो 9 आएगा, तो इस तरीके से बढ़ता चले जाएगा, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से चले जाएगा। इसी तरीके से दूसरी पार्ट भी जाएगा, लेकिन केमिकल काइनेटिक में क्योंकि हमको पता है इधर क्या है, y एक्स एक्सिस क्या है, नेगेटिव है, y क्या है, नेगेटिव है, तो हम क्या करते हैं, केमिकल काइनेटिक्स में नेगेटिव पार्ट को नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते, क्योंकि आपको पता है रेट ऑफ द रिएक्शन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो पैराबोलिक इक्वेशन जो बनता है
वो उसका ग्राफ किस तरीके का बनता है, कुछ इस तरीके का बनता है जी। ठीक है, हम नेगेटिव पार्ट, क्योंकि ये इधर भी जाएगा बट ये हम इसमें नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि हम नेगेटिव पार्ट को कंसीडर नहीं करते हैं केमिकल काइनेटिक्स में। तो जो ये y हो गया, ये x हो गया। ठीक है, ये किसका इक्वेशन हो गया, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, पैराबोलिक इक्वेशन। ये किसका है, पैराबोलिक इक्वेशन की बात हो गई है। ठीक है, तो पैराबोला का ग्राफ हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। अब हम किसकी बात कर लेते हैं, अब हम जो है एक्सपोनेंशियल की बात कर लेते हैं, इक्वेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। अगर एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है तो वहां कैसे डिस्कस करेंगे, आइए देखते हैं। एक्सपोनेंशियल का ग्राफ किस तरीके से बनाएंगे, एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो नाम से ही पता चल रहा है एक्सपोनेंशियल आएगा इसमें। तो इसमें क्या रहता है, y इज इक्वल टू के ई की पावर x हो सकता है, या क्या हो सकता है, y इज इक्वल टू के ई की पावर माइनस x हो सकता है। ये जो दोनों इक्वेशन है किसकी है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की है। इसका अब अगर आपको पता है वेयर e का वैल्यू क्या होता है, वेयर e इज इक्वल टू, एक्सपोनेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, 2.61 करीब होती है, 2.71 करीब होती है। देखिए अगर इसकी वैल्यू ये है 2.61, तो x का वैल्यू आप 0 रखेंगे, किसी भी चीज की पावर 0 रखोगे तो क्या आएगा, आंसर 1। तो अगर आपने इसकी पावर 0 किया तो आंसर क्या है, 1। अगर आप 2.61 का फिर 1 की पावर करोगे तो 2.61 आंसर देगा। फिर अगर आप यहाँ स्क्वायर करो तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, तो कुछ ना बढ़ जाएगी कुछ ना कुछ वैल्यू। तो मतलब अगर आप देखो इस इक्वेशन में, अगर आप इस इक्वेशन को देखो तो यहाँ क्या हो रहा है, x के बढ़ाने से, ठीक है, y क्या हो रहा है, एक्सपोनेंशियली जो है इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। ठीक है, अगर आपने x को इंक्रीज किया है यहाँ पर तो y भी क्या हो रहा है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पहले वही ग्राफ बनाऊंगा, ये y एक्सिस रहेगा, ये x एक्सिस रहेगा। अब देखिए y जो है वो कैसे हो रहा है, x के साथ एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है। तो ग्राफ कुछ किस तरीके का बनेगा, देखिए जब आपने क्या किया है, जब इसकी पावर 0 किया है तो इसकी पावर 0 करोगे तो कम से कम ग्राफ जो है यहाँ पे आपको पता है ये 0 रहता है, और यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 3 है, इसी तरीके से रहेगा। अब जब आप इसकी पावर 0 रखोगे सबसे पहले, तो किसी चीज की पावर करोगे 0 तो आंसर क्या आएगा, 1। तो ग्राफ कहां से शुरू होगा, यहाँ से या यहाँ से, ऑब्वियसली यहाँ से शुरू होगा, क्योंकि y का वैल्यू पहले क्या आएगा, 1 आएगा। जब आप क्या रखोगे, x की वैल्यू 0 रखोगे तो x की वैल्यू 0 यहाँ पर और y की वैल्यू 1 यहाँ पे, इसी पॉइंट पे। तो ग्राफ यहाँ से शुरू होकर क्या होगा, इंक्रीज होते चले जाएगा। तो इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा जी एक्सपोनेंशियल का। अब बात करते हैं इस वाले टर्म की। ठीक है, अगर मैं इस इक्वेशन को क्या लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू के 1 अपॉन e की पावर x, क्योंकि ये पावर नेगेटिव में है, नीचे जाके पावर किस में हो जाएगी, पॉजिटिव में हो जाएगी। अब देखिए अगर यहाँ पर मैं x को इंक्रीज कर रहा हूँ तो ये टर्म इंक्रीज होगी, ये टर्म इंक्रीज होगी, और ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो y की क्या होगी, y डिक्रीज होगा, y क्या होगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा, y क्या होगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। तो अगर मैं इसका ग्राफ बना के देखूं तो ग्राफ कुछ किस तरीके का आएगा, ये आपका y एक्सिस रहेगा, ये आपका x एक्सिस रहेगा। अब देखिए एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है, तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज तो पहले क्या आएगी, कुछ ना कुछ 1 से, कुछ ना कुछ जैसे यहाँ 0 से शुरू नहीं था, कुछ ना कुछ हायर वैल्यू से शुरू होगा और क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये कुछ इस तरीके का ग्राफ आ जाएगा आपका एक्सपोनेंशियली डिक्रीज का वैल्यू का। तो इस तरीके से होपफुली आपको ग्राफ समझ आए होंगे। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ हमने समझ लिया, कुछ फॉर्मूलेज देख लेते हैं कि कौन कौन से फॉर्मूलेज हम यूज करेंगे। तो चलिए कुछ फॉर्मूलेज समझते हैं। अब हमने ग्राफ समझ लिए हैं, तो चलिए अब कुछ ग्राफ्स की बात हो चुकी है, अब कुछ फॉर्मूलेज की बात कर लेते हैं। मैथमेटिक्स में जो आपने 9th-10th में ही पढ़े हैं वही फॉर्मूलेज मैं लेके आऊंगा आपके लिए। तो फॉर्मूला क्या क्या रहेगा, देखिए फॉर्मूलेज क्या क्या आपको यूज करने हैं। फॉर्मूलेज जो है, सबसे पहले क्या फॉर्मूला यूज करूंगा मैं आपके लिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग का जो बेस होता है वो क्या होता है, ई होता है। नेचुरल लॉग का बेस क्या होता है, ई, और ये किसके बराबर होता है, 2.303 लॉग बेस में 10। ये आपको इक्वेशन, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि जो नेचुरल लॉग होता है और नॉर्मल लॉग के कितने बराबर होता है, 2.303 के मल्टीप्लाई करने पे आपको मिलता है। पहला ये बात याद रखेंगे आप। दूसरी बात आप क्या याद रखेंगे कि जो log 2 का वैल्यू होता है, log 2 का वैल्यू वो कितना होता है,
0.3010। फिर तीसरी बात आपको क्या रखनी है, अगर आपके सामने ऐसा लिखा हुआ है log x इंटू वाई, तो आपको क्या फॉर्मूला यूज करना है, log x प्लस log y। फिर आप फोर्थ फॉर्मूला में लेके आए आपके लिए log x अपॉन y। अगर आपको दिया है तो आप क्या कर सकते हैं, log x माइनस log y। फिफ्थ फॉर्मूला आपके लिए क्या लेके आए हैं, अगर log x की पावर y लिखा हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं, y को आगे ला सकते हैं और log x लिख सकते हैं। तो ये सारे फॉर्मूलेज जो है मैं केमिकल काइनेटिक में यूज करूंगा। ये हमने 11th में भी पढ़ा हुआ है कि ये प्रॉपर्टीज कि log की क्या प्रॉपर्टी होती है, बस वही मैंने किया है। पहले क्या था, नेचुरल log किसके बराबर होता है, 2.303 log के बराबर। दूसरा क्या बताया कि जो log 2 है वो किसके बराबर है, पॉइंट, इसका वैल्यू होता है 0.3010। log x इंटू वाई क्या होता है, log x प्लस log y। log x अपॉन y क्या होता है, log x माइनस log y। log x की पावर y क्या होता है, y log x। तो होपफुली आपको ये ग्राफ्स और फॉर्मूलेज, मतलब जो ये मैथमेटिक्स इन्वॉल्व हुई है केमिकल काइनेटिक्स में, ये आपको समझ आ गई होगी। अब इन्हीं का यूज करते हुए हम कोई भी ऑर्डर हो रिएक्शन का, चाहे वो 0 हो, चाहे वो फर्स्ट हो, चाहे सेकंड हो, चाहे nth ऑर्डर हो, हम विदाउट डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के यूज के बिना सिर्फ इन्हीं मैथमेटिक्स से हम क्या कर सकते हैं, हम केमिकल काइनेटिक्स के ऑर्डर टॉपिक को इजीली समझ सकते हैं। तो फिर हम, अगर आपको मेरा ये सब वीडियो अच्छा लगा है, मैथमेटिक्स जो भी इन्वॉल्व हुई है, तो आप इसी तरीके से लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 0 ऑर्डर रिएक्शन के साथ। थैंक यू सो मच।